नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा कैरियर विजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए उपसहसंयोजी यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है, इसे समझाने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा आईयूपीएसी नामकरण के पहले कि उपसहसंयोजी यौगिकों में कौन सी टर्म क्या कहलाती है। जैसे मैंने दो यौगिक आपके सामने लिखे हुए हैं, CONH3 Cl3 और एक कंपाउंड है K3FeCN6। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उपसहसंयोजी यौगिकों में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो बड़े ब्रैकेट वाला है और एक पार्ट जो बिना ब्रैकेट वाला है। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पर जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है इसे उपसहसंयोजी मंडल कहा जाता है। उपसहसंयोजी मंडल कहा जाता है। और जो बिना ब्रैकेट वाला हिस्सा है उसे हम आयनन क्षेत्र कहते हैं। आयनन क्षेत्र। क्लियर है। अब उपसहसंयोजी मंडल में ब्रैकेट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमें जो भी तत्व प्राप्त होता है उसे हम केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन, सेंट्रल मेटल एटम आर आयन, इसे कहा जाता है। तो ब्रैकेट में एंटर करते ही जो हमारे स्वागत के लिए खड़ा है, सबसे पहले उस परमाणु को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और उसे छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो कोई भी उस बड़े ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो सब के सब लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिगेंड। अब ये लिगेंड क्या चीज होती है, ठीक है, अब इस पे भी हम आते हैं। और इनकी जितनी संख्या होती है, जैसे यहां 6 लिखा है, यहां भी 6 लिखा हुआ है, इस संख्या को हम उपसहसंयोजी संख्या कहते हैं। उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इसे कहा जाता है। क्लियर है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में यह समझने की कोशिश करी है कि उपसहसंयोजी यौगिकों में कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। ठीक है। तो उपसहसंयोजी यौगिकों में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ब्रैकेट वाला और एक पार्ट बिना ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला जो पार्ट है वो उपसहसंयोजी मंडल है और बिना ब्रैकेट वाला हिस्सा आयनन क्षेत्र कहलाता है। बड़े ब्रैकेट में एंटर होते ही सबसे पहले जो हमें मिलेगा परमाणु उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। उसके बाद जो कोई भी हमें मिलेगा वो लिगेंड कहलाएगा। लिगेंडों की जितनी संख्या होगी उस संख्या को हम उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लिगेंड क्या है। तो लिगेंड वह परमाणु या उदासीन अणु या आयन होता है जो केंद्रीय धातु आयन को या परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर के उससे उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। क्लियर है। लिगेंड क्या है? ऐसा परमाणु या उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उसके साथ उपसहसंयोजी बंध बना करके जुड़ा होता है। ये उदासीन भी हो सकता है, ये ऋणावेशित भी हो सकता है और ये धनावेशित भी हो सकता है। अब हम आते हैं कि हमें आईयूपीएसी नामकरण के लिए किन किन बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब उस पर आते हैं। आईयूपीएसी नामकरण के लिए हमें सबसे पहले कुछ लिगेंड्स के नाम पता होना चाहिए। लिगेंड्स के नाम पता होंगे, उनके ऊपर आवेश पता होगा तो नाम लिखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ लिगेंड्स को। अब लिगेंड जो होते हैं, लिगेंड के अंदर एक परमाणु ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, उसे हम दाता परमाणु कहते हैं। अगर लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला है तो हम कहेंगे उसे एक दंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ये कौन कौन हो सकते हैं? जैसे Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव हो सकता है, OH नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। आपके NH3 हो सकता है,
सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके पास, H2O हो सकता है। ठीक है, जिनके ऊपर आवेश है हम वहीं से आइडिया लगाएंगे कि इसके ऊपर -1 आवेश है, 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 इसके पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास भी एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मगर ये दोनों उदासीन लिगेंड है। ठीक है, इनके ऊपर आवेश नहीं है, मगर एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर है, इसलिए इसे एक दंतुर कहा जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है। इनके पास एक एक ऋण आवेश है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें एक दंतुर की लिस्ट में रखा गया है। अब चलते हैं द्विदंतुर। द्विदंतुर या बाइडेंटेड द्विदंतुर। अब द्विदंतुर कौन कौन हो सकते हैं? जैसे द्विदंतुर की लिस्ट में है NH2 CH2 CH2 NH2, इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। इसके ऊपर आवेश 0 होता है, मगर इसके पास 2 नाइट्रोजन परमाणु हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का ये दान कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने के कारण ही इसे द्विदंतुर कहा जाता है। क्लियर है? मगर इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसीलिए इसका आवेश मैंने लिखा है 0 और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है EN, यानी एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। इसी प्रकार ऑक्सलेटो भी होता है C2O4 2 नेगेटिव, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं COO नेगेटिव COO नेगेटिव। इसके पास 2 इकाई ऋण आवेश होता है, इसे कहा जाता है ऑक्सलेटो। क्या कहा जाता है? ऑक्सलेटो। ठीक है, तो ये द्विदंतुर लिगेंड अपने को याद होना चाहिए। इसी प्रकार बहुदंतुर लिगेंड भी हो सकता है, त्रिदंतुर भी हो सकता है। अभी हम महत्वपूर्ण लिगेंड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक होता है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। याद रखना, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। इस लिगेंड के पास -4 इकाई आवेश होता है। क्लियर है? इसी प्रकार मैं आपके पास कुछ लिगेंड्स और लिख देता हूं। अभी मैंने आपको दंतुर के हिसाब से बताया था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म कोई दान कर सकता है तो उसे एक दंतुर लिगेंड कहा जाता है, और अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है तो उसे द्विदंतुर कहा जाता है। कोई 3 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा तो उसे त्रिदंतुर कहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा चतुर्दंतुर कहेंगे। इसी प्रकार अगर कोई 4 से ज्यादा या 4 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करे तो उसे चतुर्दंतुर करेंगे, और 4 से ज्यादा करेगा तो हम कह देंगे उसे बहुदंतुर लिगेंड। यानी EDTA जो है वो षटदंतुर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता है, तो ये षटदंतुर की लिस्ट में आता है, मगर इसके ऊपर आवेश केवल 4 इकाई ही होता है। याद रखना ये बात, ये है षटदंतुर, इसीलिए मैंने बहुदंतुर की लिस्ट में से बोला है, और इसके ऊपर आवेश कितना है? 4 इकाई ऋण आवेश। क्लियर? अब कुछ महत्वपूर्ण लिगेंड के मैं नाम बता देता हूं, ताकि जब हम IUPAC नाम पढ़ें आगे तो आपको उन लिगेंड्स के नाम याद होंगे, तो नाम लिखना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ लिगेंड्स के नाम लिखना। सबसे पहले हमारे पास जो लिगेंड आते हैं, जो बार बार हमको देखने को मिलेंगे, वो हैं 2 इंपॉर्टेंट। एक तो है हमारे पास NH3, इसे हम कहेंगे एमीन। क्या कहेंगे? एमीन। ये उदासीन लिगेंड है, ब्रैकेट में मैं इसके 0 लिख देता हूं। और एक आपको बार बार देखने को मिलेगा H2O, इसे कहेंगे हम एक्वा। कई बार इसमें एक वो भी लिखा रहता है ऋणावेशित लिगेंड के हिसाब से, मगर अब ये उदासीन है इसलिए एक्वा लिखा है, और इसको लिखा मैंने 0। इसी प्रकार से CN नेगेटिव, इसे हम कहते हैं साइनो। इसके पास एक ऋणावेश है NC नेगेटिव, इसे कहेंगे आइसोसाइनो। इसके पास भी एक इकाई ऋण आवेश है। इसी प्रकार SCN नेगेटिव, इसे हम कहेंगे थायोसाइनेटो। इसके पास भी एक इकाई ऋण आवेश है। BR नेगेटिव, इसे हम कहेंगे ब्रोमीडो। इसके पास भी एक इकाई ऋण आवेश, ब्रोमो भी कहा जाता है, इसे ब्रोमो भी कह सकते हैं। इसी प्रकार Cl नेगेटिव, क्लोरिडो।
इसके पास भी -1, या इसे हम क्लोरो भी कह सकते हैं, क्लोरो। इसी प्रकार से एक और आता है आपके पास H नेगेटिव, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। इसके पास भी एक इकाई ऋणावेश। एक आता है आपके पास I नेगेटिव, आयोडो, -1, या इसे बोलेंगे आयोडीडो, आयोडीडो भी इसे कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे पास आता है NO2 सिंगल नेगेटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्रो। इसी प्रकार ONO सिंगल नेगेटिव, इसे हम कहते हैं नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। इसके पास भी -1 इकाई आवेश है। NO3 सिंगल नेगेटिव, इसे कहा जाता है नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। इसी प्रकार CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेटो। इसके पास 2 नेगेटिव है आवेश, सल्फेटो, इसके पास भी 2 नेगेटिव आवेश है। इसी प्रकार COO नेगेटिव, या बोल सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो या ऑक्सलेटो, ठीक है, -2 इकाई आवेश है इसके पास। इसी प्रकार शॉर्टकट लिख रहा हूं, GLY अगर जहां लिखा हो आप समझ जाना, ग्लाइसिनेटो है ये, ग्लाइसिनेटो है, ठीक है। इसके पास 1 इकाई ऋणावेश होगा। इसी प्रकार कहीं DMG लिखा हो या स्मॉल लेटर में लिखा हो तो इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिलेटो, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिलेटो। इसके पास भी -1 इकाई ऋणावेश होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद में और बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट, ये सब याद होंगे तो नाम हमें लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास इसके बाद आता है H2O3 थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो। इसके पास -2 इकाई आवेश है। इसके बाद आता है NO, इसे अच्छे से याद रखना, नाइट्रोसिल है ये, उदासीन लिगेंड है, नाइट्रोसिल। एक है CO, इसे बोलते हैं कार्बोनिल। इसके बाद आता है C5H5N, इसे कहा जाता है पिरिडीन। इसके पास भी कोई आवेश नहीं होता है, उसे PY से हम शो करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सारे लिगेंड जो हैं, जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर साधारण लिगेंड अगर कोई होता है, क्या होता है साधारण लिगेंड। साधारण लिगेंड अगर आपको देखने को मिलता है तो उसकी संख्या यदि 1 हो तो 1 के लिए हम मोनो पूर्वलग्न इस्तेमाल करते हैं, 2 हो तो हम डाई लिखेंगे, 3 हो तो हम ट्राई लिखेंगे, 4 हो तो हम उसे टेट्रा लिखेंगे, 5 हो तो पेंटा लिखेंगे, और 6 होने पर हेक्सा लिखेंगे, ठीक है। तो साधारण लिगेंड की स्थिति में हम ऐसा करेंगे। अगर हमें साधारण लिगेंड दिखाई देता है, जैसे Cl है, Br है, ठीक है, NH3 है, H2O है, CO है, अगर हमें सिंपल साधारण लिगेंड देखने को मिलता है और उनकी संख्या यदि 1 है तो उसके लिए हम पूर्वलग्न इस्तेमाल करेंगे मोनो, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 होने पर पेंटा, 6 होने पर हेक्सा इस्तेमाल करेंगे। और यदि इसके स्थान पर जटिल लिगेंड हमें देखने को मिलता है, जटिल लिगेंड जैसे कि EDTA देखने को मिल गया आपको, EDTA है, EN है, PY है, DMG है, इस टाइप के आपको लिगेंड देखने को मिलते हैं, तो उनकी संख्या 1 होने पर आपको उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, मगर 2 हो गए
संख्या तो आपको लिखना पड़ेगा 20। 3 संख्या हुई तो आपको लिखना पड़ेगा 30। और अगर संख्या 4 हुई तो आपको लिखना पड़ेगा टेट्राकिस। टेट्राकिस, ठीक है। तो 2 होने पर 20 हम पूर्वलग्न का इस्तेमाल करेंगे, 3 होने पर 30, 4 होने पर टेट्राकिस पूर्वलग्न का इस्तेमाल हम करेंगे जटिल लिगेंड होने की स्थिति में, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम सीधे नामकरण की ओर चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब यहां पर अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि उपसहसंयोजी यौगिकों में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ब्रैकेट वाला और एक बिना ब्रैकेट वाला। जो पहले आएगा उस हिस्से का नाम हम पहले बोलेंगे। यदि हमारे पास आयनन क्षेत्र पहले आता है तो हम पहले इसका नाम बोलेंगे और सेकेंड पोजीशन पर हम इसका नाम बोलेंगे ब्रैकेट वाले का। क्लियर बात है। अगर ब्रैकेट वाला हिस्सा सेकेंड पोजीशन पे आता है तब क्या करेंगे? इस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु जो है, केंद्रीय धातु परमाणु, उसके नाम में हम 8 लगाते हैं अनुलग्न, यानी पीछे। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास पीबी धातु मिली, हमें क्या मिली यहां पर? पीबी धातु। तो अगर हमें ब्रैकेट की स्टार्टिंग में पीबी धातु मिलती है तो हम इसे लेड ना बोल करके हम इसे बोलेंगे प्लम्बेट। क्या बोलेंगे? प्लम्बेट। इसी प्रकार अगर हमें मिला एयू जो कि कहलाता है गोल्ड, मगर हम बोलेंगे इसे ऑरेट। क्या बोलेंगे? ऑरेट। इसी प्रकार अगर हमें एजी मिला जो कहलाता है सिल्वर, मगर हम बोलेंगे यहां पर अर्जेंटेट। अर्जेंटेट। इसी प्रकार अगर हमें मिला सीयू जो कि होता है कॉपर, मगर हम इसे पढ़ेंगे क्यूप्रेट। क्यूप्रेट। इसी प्रकार Fe हुआ जो कि कहलाता है आयरन, मगर हम यहां कहेंगे इसे फेरेट। इसी प्रकार से CO को बोलेंगे कोबाल्टेट। कोबाल्टेट, ठीक है। और हमारे पास एक और होता है Pt, प्लेटिनम, मगर सेकेंड पोजीशन की स्थिति में हम इसे प्लेटिनेट पढ़ेंगे। प्लेटिनेट, ठीक है। इसी प्रकार Zn होगा जो कि होता है जिंक, मगर हम पढ़ेंगे जिंकेट, ठीक है। मैं एक बार और दोहरा देता हूं कि बड़ा ब्रैकेट यदि सेकेंड पोजीशन पे आता है, यानी बड़े ब्रैकेट से पहले आयनन क्षेत्र आ जाता है, जैसे कि इस वाले यौगिक को आप देख सकते हो K4 FeCN होल 6। तो यहां आप देख रहे हो पहले आयनन क्षेत्र आया है और फिर ब्रैकेट वाला हिस्सा आया है, इसीलिए यहां इस आयरन को हम आयरन न बोल करके फेरेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फेरेट। क्लियर है। इसी प्रकार अगर यहां आयरन की जगह Au आ जाता तो मैं इसे ओरेट पढ़ लेता, Ag आ जाता तो मैं इसे अर्जेंटेट पढ़ लेता, Cu आ जाता तो मैं इसे क्यूपरेट पढ़ लेता, Co होता तो कोबाल्टेट पढ़ लेता। क्लियर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बड़ा ब्रैकेट सेकेंड पोजीशन पे होगा तो हम ATE जो है अनुलग्न इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं सीधे IUPAC नाम की तरफ। सबसे पहला IUPAC नाम आपके पास जो आ रहा है उसे कैसे लिखना है, मैं एक एक यौगिक का नाम लिखूंगा और आपको उसके सारे नियम बताता जाऊंगा साथ के साथ में। जैसे NiCO होल 4 पहला कंपाउंड, NiCO होल 4, ये हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड आया। अब ये NiCO होल 4 का नाम कैसे लिखना है, ठीक है। तो नाम हमें लिखना है तो मैंने आपको बता दिया था 2 हिस्से हैं, जो हिस्सा पहले आएगा पहले उसका नाम लिखा जाएगा, मगर बड़ा ब्रैकेट अगर पहले आता है तो उसके नाम को कैसे लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बड़े ब्रैकेट वाले का नाम लिखने के लिए हम देखते हैं कि जो लिगेंड है वो कितनी उपसहसंयोजन संख्या रखता है। मैंने आपको बताया था साधारण लिगेंड हो, 1 होगा तो मोनो बोलेंगे, 2 होने पर डाई, 3 होने पर ट्राई, 4 होने पर टेट्रा, 5 पर पेंटा और 6 पे हेक्सा। यहां आपको कितने लिगेंड दिख रहे हैं? 4 लिगेंड। तो सबसे पहले हम इस 4 के लिए लिखेंगे टेट्रा। टेट्रा के बाद
इस लिगेंड का नाम। मैंने आपको लिगेंड की लिस्ट बताई थी जिसमें मैंने आपको CO का नाम बताया था कार्बोनिल। ठीक है, तो इसका नाम बनेगा टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद अगर और भी लिगेंड होते तो हम उसका नाम लिखते। एक से ज्यादा लिगेंड होने की स्थिति में हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का इस्तेमाल करेंगे। आगे आएगा आपके पास जब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का लिगेंड है CO, 4 था इसलिए टेट्रा कार्बोनिल। Na को हम निकिल पढ़ते हैं, निकिल। और जब हमारा नाम कंप्लीट हो जाता है तो केंद्रीय धातु आयन के या परमाणु के छोटे कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, अब CO जो है ये उदासीन लिगेंड की लिस्ट में आता है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इसलिए Na की ऑक्सीजन संख्या भी क्या होगी? 0। मैं थोड़ा आपको सोल्व करके दिखा देता हूं। Na की ऑक्सीजन संख्या मान लेते हैं X है, जिसकी भी ऑक्सीजन संख्या निकालनी है उसे आप मान लो X है, प्लस 4 कार्बोनिल, मगर आवेश इनके ऊपर होता ही नहीं है, CO के ऊपर उदासीन लिगेंड है इसलिए 0, और बराबर में कर देना 0। ठीक, अगर इस ब्रैकेट के ऊपर कोई आवेश होता यानी ये आयन होता तो मैं बराबर में जितना आवेश लिखा होता मैं यहां पर बराबर में उतना ही आवेश लिख देता। क्लियर? तो X की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 0, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है 0। क्लियर है? अगले यौगिक की ओर चलते हैं। सेकेंड यौगिक हमारे पास आता है CO NH3 और Cl3। अब इसका क्या नाम बनेगा? मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूं। कई स्टूडेंट को ऑक्सीजन संख्या निकालने में दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बेनिफिट हो जाता है अगर मैक्सिमम केसेस में CO या फिर Cr हो, कोबाल्ट हो या क्रोमियम हो, मैक्सिमम यौगिकों में इनकी ऑक्सीजन संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3। ठीक है, इसको देखते हैं जरा, इसका नाम क्या बनेगा। सबसे पहले कौन आया? बड़ा ब्रैकेट आया, उसके बाद आयनन क्षेत्र आया। पहले जो आएगा पहले उसका नाम। बड़े ब्रैकेट का नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड देखो, लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड, इसलिए लिखेंगे हम हेक्सा। NH3 का नाम मैंने बताया था एमिन, तो इसका नाम हो गया हेक्सा एमिन। फिर CO को क्या बोलते हैं? कोबाल्ट। फिर कोबाल्ट के ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, और Cl है इसलिए हम लिख देंगे क्लोराइड। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, Cl अगर लिगेंड होता तो मैं इसे क्लोरिडो या क्लोरो पढ़ता, मगर ये आयनन क्षेत्र में है इसलिए इसका नाम मैंने क्लोराइड लिखा है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ Cl बाहर है आयनन क्षेत्र में इसलिए हमने कहा क्लोराइड। ये 3 हो, 4 हो, 5 हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्राई वाई यहाँ हमें नहीं लिखना होता है आयनन क्षेत्र वाले के लिए। यहाँ इसकी ऑक्सीजन संख्या तो नॉर्मली मैंने बताया था CO या Cr होने पर 3 होती है। थोड़ा किसी को सॉल्व करके देखना हो तो वो भी हम देख सकते हैं। CO की ऑक्सीजन संख्या मान लेते हैं X है, NH3 उदासीन लिगेंड है तो 6 है, इनटू में 0। फिर Cl, एक Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है तो 3 Cl के ऊपर 3 माइनस होगा, इक्वल में 0। तो X की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आएगी? 3। यही वजह है कि यहाँ पे रोमन लिपि में हमें 3 लिखना है। ठीक है, ऑक्सीजन संख्या को सदैव रोमन लिपि में लिखें। क्लियर? नेक्स्ट कंपाउंड आता है हमारे पास CrH2O4 Cl2Cl। अब इसका क्या नाम लिखेंगे? यहां पर भी आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन आया है? सबसे पहले आया है आपके पास ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का नाम पहले लिगेंड से स्टार्ट करना है। लिगेंड हमारे पास यहां 2 हैं, एक H2O यानी एक्वा है और एक Cl यानी क्लोरिडो है। मैंने आपको बताया था कि जब लिगेंड एक से ज्यादा प्रकार के आ जाएं तो वहां अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का इस्तेमाल करें। तो देखो, एक्वा का A पहले आता है और क्लोरिडो का C बाद में आता है, तो सबसे पहले हम एक्वा वर्ड यूज करेंगे। कितने एक्वा है हमारे पास? 4 है, इसलिए हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। उसके बाद डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। उसके बाद क्रोमियम, मैंने आपको बताया था क्रोमियम और कोबाल्ट की स्थिति में ऑक्सीजन संख्या 3 और Cl इसलिए क्लोराइड। ठीक है ना आसान? देखते हैं जरा इसकी ऑक्सीजन संख्या निकाल करके भी। क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या मान लेता हूं X है, प्लस H2O कितने हैं? 4, मगर ये उदासीन लिगेंड इसलिए 0।
Cl कितने हैं 2 और एक Cl के ऊपर एक माइनस, तो यहाँ मैंने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर बाहर भी एक Cl इसलिए एक माइनस बराबर 0, ये 0 -2 और -1 -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पर भी क्रोमियम की ऑक्सीजन संख्या 3 आती है। क्लियर है। इसके बाद कुछ यौगिक और देखते हैं देखते हैं जरा। नेक्स्ट यौगिक आता है आपके पास K4NiCN होल 4 सॉरी K4 FeCN6 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखना है। अब देखो यहां वाले में क्या हो गया, पहले आयनन क्षेत्र आ गया और मैंने आपको बोला था जो पहले आएगा पहले वही पाएगा, तो पहले आयनन क्षेत्र आया है तो पहले हमें इसी का नाम लिखना पड़ेगा, यानी हमें लिखना पड़ेगा पोटेशियम। पोटेशियम। अब हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट वाले का नाम। बड़े ब्रैकेट में भी पहले हम लिखेंगे लिगेंड। अब लिगेंड कौन है, यहां पर साइनो है। कितने हैं 6 हैं। 6 के लिए क्या यूज करते हैं हेक्सा, तो हेक्सा साइनो। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि बड़ा ब्रैकेट सेकेंड पोजीशन पे आता है तो हमें ATE लगाना है, यानी 8 Fe होगा तो हमें लिखना पड़ेगा फेरेट। तो हम लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब इसके ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं जरा। एक पोटेशियम के ऊपर एक प्लस होता है तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो। Fe की हमें नहीं पता है इसलिए x मान लेते हैं। 6 साइनो की होती है -1, इक्वल में क्या रखना है 0। 6 में से 4 जाएंगे तो -2 बचेंगे, -2 उधर जाएंगे तो प्लस के 2, इसलिए फेरेट 2 है ना आसान। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक एक संयोजकता वाले आपके पास तत्व हैं, जैसे पोटेशियम की संयोजकता या ऑक्सीजन संख्या 1 होती है, साइनो की भी 1 होती है, तो डायरेक्ट माइनस कर लो, 6 - 4 कर दो 2 मिलेगा आपको फेरेट 2, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है। एक दो और देखते हैं हम लोग यौगिकों के नाम। CO NH3 होल थ्राइस NO2 होल थ्राइस। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले यहां पर भी देखो 2 लिगेंड है, एक हमारे पास एमीन है, एक हमारे पास नाइट्रो है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार एमीन का ए पहले आता है, इसलिए पहले एमीन के लिए लिखेंगे ट्राई, 3 इसलिए ट्राई। NH3 को बोलते हैं एमीन, ट्राई एमीन। फिर ट्राई नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो पढ़ा जाता है, और CO को बोलते हैं कोबाल्ट। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कोबाल्ट और क्रोमियम आए तो जनरली कितनी होती है इनकी ऑक्सीजन संख्या 3। ठीक है, इसको निकाल के देखना है तो भी देख सकते हैं। CO की ऑक्सीजन संख्या मान लेते हैं 1 है, एमीन 3 मगर उदासीन इसलिए 0, और 3 नाइट्रो और 1 नाइट्रो का 1 माइनस आवेश होता है, बराबर में रख दो 0, तो ये तो 0 और ये माइनस के 3 हो जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। इस तरीके से इस यौगिक का नाम भी लिखना हमारे लिए आसान है। एक दो थोड़े जटिल लिगेंड वाले भी हम ले लेते हैं। जैसे हमें मिला यौगिक CO EN होल ट्वाइस F2ClO4। अब इसका क्या नाम लिखा जाएगा। अब यहां पर भी हमारे पास 2 लिगेंड है, एक EN है, एथिलीन डाइमीन कहते हैं इसको, और F को बोलते हैं फ्लोरिडो। एथिलीन का E जो है वो पहले आता है फ्लोरो के F से, ठीक है, तो हम पहले बोलेंगे एथिलीन डाइमीन। फिर मैंने आपको बताया था कि यदि जटिल लिगेंड होगा तो 2 होने पर हम डाई नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे, तो यहां लिखना पड़ेगा मुझे 20। फिर जटिल लिगेंड का नाम हमेशा छोटे ब्रैकेट में लिखना है, तो इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। फिर 2 है इसलिए डाई, साधारण लिगेंड इसलिए डाई लिखना पड़ेगा, डाई फ्लोरिडो या फ्लोरो लिख सकते हो। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट के ब्रैकेट में आपको पता है 3, और इसे बोलते हैं परक्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको, परक्लोरेट, परक्लोरेट। तो
तो इसका नाम बन गया 20 एथिलीन डायमीन डाइफ्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड पर क्लोरेट। क्लियर है। इसी तरीके से एक और हम लिख लेते हैं जरा, Na2 NiEdTA। ठीक है, इसका नाम अब यहां पे देखो पहले आयनन क्षेत्र आया है जिसमें हमारे पास सोडियम देखने को मिल रहा है हमें, तो हम बोलेंगे सोडियम। आयनन क्षेत्र में 2, 3, 4 के लिए हम कोई पूर्वलग्न यूज नहीं करना है, यहां 2 हो 3 हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, नाम केवल सोडियम। बड़े ब्रैकेट में पहले लिगेंड लिखना है, लिगेंड जटिल है इसलिए छोटा कोष्ठक यूज करना पड़ेगा। EDTA का पूरा नाम है एथिलीन, D से डाइएमीन, T से टेट्रा एथिलीन डाइएमीन टेट्रा, A से एसीटेटो एसीटेटो। जो भी ऋणात्मक लिगेंड आता है उसमें अंत हम O से करते हैं, एसीटेटो, क्लोरीटो, फ्लोरीटो, ब्रोमीडो। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड के नाम का अंत हम O से करते हैं। क्लियर है। और पॉजिटिव होता तो हम यम से करते हैं। किससे करते हैं? यम, नाइट्रोसोनियम, इस टाइप से। एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। Na बड़ा ब्रैकेट चूंकि सेकेंड पोजीशन पर है तो फिर निकिल नहीं बोल सकते हैं, इसे बोलना पड़ेगा निकिलेट। क्या बोलना पड़ेगा? निकिलेट। और निकिलेट के ब्रैकेट में ऑक्सीजन संख्या, अब वो कैसे निकालेंगे? एक सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है तो 2 के ऊपर 2 हो जाएगा। Na की हमें नहीं पता इसलिए X लिख देंगे। EDTA के ऊपर मैंने आपको बताया था 4 इकाई ऋणावेश होता है, तो -4 = 0। 4 में से 2 जाएगा तो -2, उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो यहां लिखेंगे निकिलेट 2। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये नामकरण आपको समझ में आए होंगे। इसी का अगला वीडियो हम जल्द लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।